आइए शुरू कर देते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और दूसरा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। जो ये मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम की बात है, पहले मैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम से शुरू करूंगा। तो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है, स्टेट एट विच rate of forward becomes equal to rate of backward। rate of forward और rate of backward दोनों बराबर हो जाते हैं, एक ऐसा स्टेट। मान लीजिए एक रिएक्शन है, फॉर सपोज रिएक्टेंट बन रहा है प्रोडक्ट, और उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन रहा है, दोनों के रेट बराबर हैं। ये रही पहली बात। इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होते हैं। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जितना रिएक्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, जितना प्रोडक्ट है वो एज इट इज रहेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, क्या कोई बदलाव आता है? नहीं, कोई बदलाव नहीं आता। दूसरी, केसी का मतलब क्या है? केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये केसी क्या होता है? मान लीजिए आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है, तो केसी कैसे निकला जाएगा? प्रोडक्ट की पावर जो भी है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या किसे बोलते हैं? जो आगे लिखा होता है वो उसकी पावर बन जाता है, अपॉन में रिएक्टेंट की पावर आर। ठीक है ना? तो ये बन जाता है इक्विलिब्रियम लॉ। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम लॉ। तो देखिए, एक ही बात में हमने दो बातें पढ़ ली हैं। इक्विलिब्रियम लॉ किसे बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लॉ किसे कहा जाता है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उनकी पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगी, और इस कांस्टेंट का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैं दोबारा से बता रहा हूं एक फ्रेश एग्जांपल लेकर, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सपोज करिएगा एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये है। तो इसके अनुसार इक्विलिब्रियम लॉ क्या कहता है? इक्विलिब्रियम को लॉ कहता है, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू उसकी पावर। बेटा एक सेकंड होल्ड करिएगा।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक बार बस ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है ना, एक बार दोबारा नोट कर दीजिए बेटा प्लीज। ठीक है सॉरी। तो इक्विलिब्रियम लॉ क्या कहता है? इक्विलिब्रियम लॉ कहता है जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिख लिया मैंने NH3, उसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बेटा जी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब होता है इसका पावर, जो भी आगे लिखा होता है ये बन जाती है पावर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कौन है? N2 है और H2 है। इनकी भी जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे N2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं लिखना, H2 के आगे 3 है तो पावर बन जाएगी 3, और इस रेशो को Kc के नाम से बोला जाता है। इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसा लिखने को इक्विलिब्रियम लॉ कहा जाता है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम लॉ क्या है? इक्विलिब्रियम लॉ कहता है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो कांस्टेंट होगा, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, इसे इक्विलिब्रियम लॉ कहा जाता है। दूसरी बात, एक बहुत बच्चे गलती करते हैं क्या, जैसे इधर N2 और H2 दो चीजें हैं प्लस में, तो बच्चे यहाँ प्लस लिख देते हैं। भैया ये गलत है, प्लस नहीं आएगा, इधर मल्टीप्लाई ही होगा, इधर मल्टीप्लाई ही होगा, ये आप ध्यान कर लीजिए। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सरल एग्जांपल दे रहा हूँ। C प्लस O2 गिव्स CO2, तो Kc होगा CO2 डिवाइडेड बाय C और डिवाइडेड बाय O2। और अगर यहाँ लिखा है पेपर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, सॉलिड, गैस, गैस, तो यहां पर सॉलिड नहीं आता, इक्विलिब्रियम के समय सॉलिड नहीं लिखा जाता, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखी जाती, उसका एक्टिव मास 1 आता है। और अगर मुझे कहता है इन्हीं का बेटा Kp लिखो, तो Kp क्या होता है? सेम वही, ये जो ऐसे डब्बे लिखे हैं ना तुमने, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे डब्बों की जगह आ जाएगा प्रेशर, तो इधर NH3 की जगह आ जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन में प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। इधर अगर बोलेंगे तो Kp क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ O2, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? तो Kc क्या है? Kc, C यहां पर छोटे का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और C मतलब है कॉन्सेंट्रेशन व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। P मतलब प्रेशर, मतलब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस किया जाता है प्रेशर के टर्म्स में तो Kp लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो Kc लिखते हैं। तो यहीं से आ जाता है अगला पॉइंट, क्या? रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन Kc एंड Kp। तो मैंने इसको बहुत सरल करके लिखवा रहा हूं मैं आपको। A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है, मान लो मैंने ABCD करके लिखवाया होगा, अगर कॉपी में वो करना है वो कर लो, नहीं तो ये इजी करके लिखवा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे इसका Kc क्या है, आप कहेंगे B की पावर B और A की पावर A। इसका Kp कहेंगे तो आप कहेंगे प्रेशर ऑफ B की पावर B अपॉन में प्रेशर ऑफ A की पावर A। ये इक्वेशन 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको अच्छी तरह से पता है PV इज इक्वल्स टू होता है nRT। ये कहां से आई है? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो P इज इक्वल्स टू होगा N बाय VRT, बिल्कुल सही जवाब। तो P हो जाएगा CRT, इसका मतलब N अपॉन V की जगह हमने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। जी हाँ, इस बात को लर्न कर लीजिए, N अपॉन V कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का ही मतलब होता है मोलैरिटी, ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक बात बताइए, देयरफॉर अगर प्रेशर इज इक्वल्स टू CRT है तो प्रेशर ऑफ A क्या होगा? प्रेशर ऑफ A होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू RT, और प्रेशर ऑफ B क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT। यस, अगर प्रेशर का फार्मूला CRT है तो प्रेशर ऑफ A होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART, तो प्रेशर ऑफ B होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT। इस इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो Kp आ जाएगा, प्रेशर ऑफ B की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ B की जगह आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT, उस पूरे की पावर आ जाएगी B। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या है? प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ A की जगह क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART की पावर A। Kp इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे B की पावर B
और RT की पावर B, अलग अलग पावर खोल ली। इसी तरह से A की पावर A और RT की पावर A। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? म्यूट करिए, क्या कहते हैं इसे, म्यूट करिए प्लीज। एक बात बताइए, ये ऑफिस, अच्छा अब एक बात बताएं मुझे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह प्रेशर ऑफ बी, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी और ए की पावर यस। ये देखिए इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं केसी, और ये RT की पावर B माइनस ए लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आई है फ्रॉम 1। अब एक बात बताइए, तो केसी RT की पावर B माइनस ए, B मतलब प्रोडक्ट, Na मतलब रिएक्टेंट, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये एक रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आपको जो इसमें पढ़ना है वो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का मतलब होता है जिसमें ऑल इन सेम फेज, ऑल स्पीशीज इन सेम फेज, सारे स्पीशीज सेम फेज में होना। जैसे N2 गैस में है, 3H2 गैस में है, और ये बन रहा है 2NH3, वो भी गैस में। अगर आपसे पूछा जाए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में, तो आप कहेंगे ऑल स्पीशीज इन डिफरेंट फेज। जैसे CaCO3 सॉलिड होता है, वो इक्विलिब्रियम में CaO सॉलिड है और CO2 है जो गैस है। तो जब सेम फेज में होंगे तो होमोजीनियस, डिफरेंट फेज में होंगे तो हेट्रोजीनियस। इसके बाद चलते हैं Kc। हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कही, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। तो इसका यूज क्या है? सबसे पहला यूज है कि अगर Kc की वैल्यू बड़ी है 10 की पावर 3 से, मतलब 1000 से बड़ी है, मतलब Kc क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। क्या होता है Kc? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। अगर भैया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुका है, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुका है, इसका मतलब रिएक्शन अब आगे ही जाएगी, प्रोडक्ट को पूरा करेगी, कंप्लीट करेगी। तो ऐसे रिएक्शन टेंड्स टू कंप्लीट, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट होने की सोचती है, पूरा प्रोडक्ट बनने की सोचती है। परंतु अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी है, मतलब 0.01 से छोटी है, 001 से छोटी है, तो बहुत छोटी है। मैंने अभी क्या बताया बेटा? Kc क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। अगर ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो बहुत बहुत छोटा हुआ तो कुछ काम का नहीं है, रिएक्शन टेंड्स फॉर नो कंप्लीशन, कंप्लीट होगा ही नहीं इतनी छोटी वैल्यू पे। पर अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से छोटी है और 10 की पावर -3 से बड़ी है, इन दोनों के बीच में है, रिएक्शन रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। सोहेल बताइए क्या बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, लेट हो गए सोहेल आप, चलिए कोई बात नहीं, यहां से ध्यान से देखिए। अब अगली चीज क्या है? हमने केसी की बात तो कर ली है, अब हम करेंगे एक नई चीज। क्या? ध्यान से सुनिएगा, वो है क्यूसी। बेटा सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जर्नी। व्हाट इज रिएक्शन? एक सेकंड नितिन, होल्ड। व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जर्नी है। मान लो इस टाइम पर इक्विलिब्रियम हो गया, इस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ गया, तो इस टाइम पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होगा उसे हम कहेंगे Kc एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली। पर अगर मान लो मैंने अदर देन इक्विलिब्रियम, मैंने इस टाइम पे रेशियो निकाल लिया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो क्या ये Kc कहलाएगा? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समा तो है ही नहीं, इक्विलिब्रियम के अलावा है। तो इक्विलिब्रियम के अलावा
कहीं पे भी तुमने यहां निकाल लिया, तुमने यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो निकाल लिया, ये सब केसी नहीं कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे क्यूसी। मतलब किसी भी समय जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो निकाला जाता है उसे हम क्यूसी कहते हैं। प्लीज म्यूट करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। निशांत, तो इसको हम क्यूसी कहते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशो को केसी कहते हैं, इक्विलिब्रियम के अलावा इस रेशो को क्यूसी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। क्यूसी का मतलब है क्वेशंट कांस्टेंट। अब मान लीजिए क्यूसी छोटा है, क्यूसी छोटा है केसी से, इसका मतलब छोटा है मतलब इधर है और इधर इक्विलिब्रियम है, तो रिएक्शन क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम अटेन करना, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चाहेगा। पर मान लो तुमने रेशो निकाल लिया, क्यूसी निकल गया, पर वो बड़ा आ गया इक्विलिब्रियम से, मतलब इक्विलिब्रियम से आगे चला गया, तो पीछे आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्योंकि बहुत सारा डिमांडिंग है सिचुएशन, आप समझ रहे? इक्विलिब्रियम हर रिएक्शन चाहता है इक्विलिब्रियम अटेन करना, तो इक्विलिब्रियम एक तरह की डिमांडिंग सिचुएशन है, तो वो रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करता है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। इसका मतलब इफ क्यूसी इज स्मॉल देन केसी, स्मॉल हो गया, छोटा हो गया क्यूसी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी और केसी को अटेन करेगी। और अगर क्यूसी बड़ा है मतलब हम आगे आ गए, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और अगर क्यूसी और केसी बराबर है, इसका मतलब कहीं नहीं जाएगी, रिएक्शन रिमेन्स एज इट इज। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम के ही समय की बात हो रही है, एज इट इज। मैं दोबारा बता दूं, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के उपयोग पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ रहे हैं। तो पहला है, अगर केसी की वैल्यू पता है तो हमें पता लग जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। दूसरा, अगर मुझे केसी भी पता है, क्यूसी भी पता है, तो इन दोनों से मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन का डायरेक्शन पता कर सकता हूँ। और तीसरा, बाय नोइंग केसी we can calculate इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब केसी को अगर हम जान ले, केसी अगर हमें पता है, तो हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। अब ये कैसे, अब मैं आपको बताऊं, थर्ड वाला बताऊंगा। हाँ विनय बताइए, क्या पूछ रहे थे आप? ठीक है, क्यूसी क्या है? हाँ, क्यूसी क्या है, दोबारा देखिए इस फिगर को, देखिए इस फोटो से आपको समझ में आएगा, इस फोटो से आपको बेहतर समझ में आएगा। इस फोटो में हमने क्या दिखाया है कि इक्विलिब्रियम है। मेरा लेजर पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, लोग है ना, पॉइंटर दिख रहा है, ठीक है। रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का एक सफर है। इसका एक पॉइंट है, मान लो यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, तो जिस समय पर इक्विलिब्रियम है उस समय अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो निकाल लूं, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आएगा, मतलब केसी के बराबर आएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम के समय, इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो केसी है। पर इक्विलिब्रियम का अगर समय नहीं है, किसी और समय ये रेशियो निकाला गया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो निकाला गया, तो वो केसी नहीं होगा, वो कुछ और होगा, तो वो क्या होगा? क्यूसी होगा। तो बोलने का मतलब है कि एक रिएक्शन में हम कभी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो निकाल ले, कभी भी, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम के बारे में, कभी भी रेशियो निकाल ले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो हमेशा क्यूसी होगा। पर अगर वो इक्विलिब्रियम के समय निकाला जा रहा है तो वो केसी होगा। अब सवाल आता है इसके लास्ट पॉइंट पर कि केसी से हम कैसे, केसी की हेल्प से हम पता करेंगे, कैसे केसी की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो आपको कहा जाता है क्वेश्चन में, इफ केसी इज 2 into 10 की पावर -2, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज if initially 0.1 molar N2 and 0.1 molar HI is taken। रिएक्शन क्या दी हुई है? 2HI gives H2 plus I2। ठीक है, ये सवाल है। अब इसमें केसी दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी है। अब ये कैसे निकालनी है हम देखते हैं। तो हमें सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है,
इन सारे क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे एट इनिशियल, इधर लिखेंगे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है शुरू में, HI की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, और C लिख सकते हैं, ऐसे तो आपकी मर्जी है। इधर डैश डैश, क्यों, क्योंकि शुरू में इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं, क्योंकि शुरू में कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं। फिर लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, C में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, और ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। याद रखिएगा इसमें से कितना माइनस होगा और इधर कितना प्लस होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो आगे लिखा होता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है बच्चों 2, तो इधर x माइनस नहीं होगा, 2x माइनस होगा। आप समझो, अगर इधर मान लो ऐसे लिखा होता 2H2, प्रोडक्ट में लिखा होता 2H2, तो इधर 2x, मतलब सब कुछ इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। अब क्या करेंगे, Kc क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखो H2I2 अपॉन में HI की स्क्वायर। अब Kc की वैल्यू डाल दो, Kc की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2, H2 की है x, I2 की x, और नीचे HI की क्या है, C माइनस 2x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऊपर x का स्क्वायर और ये हो जाएगा CX माइनस 2x का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x और C माइनस 2x होल की स्क्वायर। तो होल की स्क्वायर इधर आके बन जाएगा रूट, है ना, और ऊपर रह जाएगा x और नीचे रह जाएगा C माइनस 2x। ठीक है, तो √2 होता है 1.4, 10 की पावर -1 आ जाएगी। x नहीं पता, C की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 माइनस x। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 0.14, ये इधर आ जाएगा, तो 0.1 माइनस x इज इक्वल्स टू x। 0.014 हो जाएगा, ये 0.14x हो जाएगा, और वो x हो जाएगा। 0.014 इज इक्वल्स टू x प्लस 0.14x। क्या कह रहे हैं, अच्छा सॉरी सॉरी, गुड जॉब भव्य। तो ये हो जाएगा 2x, उधर जाके प्लस 0.14x, तो हो जाएगा 2.14x। तो 0.014 डिवाइडेड बाय 2.14 इज इक्वल्स टू x। पॉइंट हटा के नीचे आएंगे 3 0, पॉइंट हटा के ऊपर आ जाएंगे 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो बचेगा 14 बटे 214 इंटू 10। तो इनको डिवाइड करके जो भी आएगा इंटू में 1/10 कर दीजिएगा, x की वैल्यू। मैं एक और ऐसा सैंपल क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, थोड़े अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। ऐसा आता है, Kc दिया हुआ है मान लो 2 इंटू 10 की पावर -2। ध्यान से समझिएगा, दो बातों को जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ NH3 is 2 bar, Kp है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। देखो सवाल को थोड़ा हम हाई लेवल पे लेके गए। रिएक्शन क्या है, NH3 gives N2 plus 3H2। सवाल देखो किस लेवल पे लेके गए, हमने दो सवालों को क्लब कर दिया। दे रखा है प्रेशर की बात हो रही है, पूछ कॉन्सेंट्रेशन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन तब निकलेगी जब Kc आएगा, तो पहले Kp से Kc निकालेंगे। तो दोनों चीजें निकलवा लेते हैं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर। और मजेदार हो गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। दो चीजें निकलवा रहा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो पहले लिखेंगे, जैसे लिखते हैं एट इनिशियल, क्योंकि Kp दिया हुआ है, जहां से दिया हुआ वहीं से शुरू करते हैं। Kp दिया हुआ है तो प्रेशर से शुरू करेंगे। एट इनिशियल इसका प्रेशर मान लिया हमने P, इसका डैश डैश। एट इक्विलिब्रियम जैसे करते हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे हर बार की तरह। P में से 2x माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 था। इधर x बनेगा और इधर 3x बनेगा, क्योंकि ये 3 था। नॉर्मल चलेंगे, कोई टशनबाजी नहीं दिखाएंगे।
Kp क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ N2 इधर है, प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब आ जाएगा, नीचे आ जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। Kp क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर -2, प्रेशर ऑफ N2 कितना है x और वो कितना है 3x का स्क्वायर अपॉन में ये क्या है P -2x। 2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू x इंटू में 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर अपॉन में प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 बार 2x स्क्वायर होगा ना बेटा, स्क्वायर है ना। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी माय। तो ये आ जाएगा 27x³ है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, ये आ जाएगा 27x4 और नीचे आ जाएगा 2 - 2x का होल का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 27 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। 27 को डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 27 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकता हूँ और इधर 2 - 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 27, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 - 2x और ये पूरा स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये सवाल तब निकलेगा x होगा इक्विलिब्रियम क्या है, ध्यान से देखिए x क्या है, x है इक्विलिब्रियम प्रेशर, पर उसमें कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन भी निकालो। तो उसके बाद हम एक और खेल खेलेंगे, क्या ऑल्सो, क्या रिलेशन है Kp इज इक्वल्स टू KC RT डेल्टा N। यहाँ पर हर बच्चा याद कर ले R की वैल्यू 0.083 होगी। टेम्परेचर दे रखा होगा उसने क्वेश्चन में, मान लो 1000 केल्विन दे रखा है। तो हमारे पास Kp है, हमारे पास R है, हमारे पास T है, ठीक है ना। तो Kp कितना है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -2, Kc हमें निकालना है, R की वैल्यू 0.083 इंटू 1000 और डेल्टा N क्या होगा। इधर देखिए बच्चों, डेल्टा N क्या होगा, डेल्टा N, बेटा म्यूट करिए, ये कौन है, ये नितिन, म्यूट करिए, व्हाट हैपेंड, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। NP माइनस NR, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट के टोटल मोल्स हैं आप देख सकते हैं 4, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं 2, तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पावर आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ से Kc भी निकल जाएगा। मैं आपको ये तो सवाल थोड़ा मैंने ज्यादा टिपिकल कर दिया, हाई लेवल का कर दिया, इतना हाई लेवल का सवाल आएगा नहीं, इतनी पावर हाई आएगी नहीं आपकी जनरली पेपर में। पेपर में स्क्वायर ही आता, कभी भी क्यूब नहीं आता। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था कि हाँ भाई दोनों सवालों को क्लब कर दिया और हाई एंड पे लेके आप लोगों को गया कि हाँ भाई इतना आसान सवाल भी आ सकता है और ऐसा सवाल भी हमारे पास एक पॉसिबल है। अब आगे चलते हैं और इस फर्स्ट पार्ट का आखिरी पार्ट करते हैं, वो है ली चैटलायर्स प्रिंसिपल। ली चैटलायर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाए। पर अगर तुमने उसमें कोई चेंज कर दिया, मान लो उसमें तुमने कोई चेंज बर्ताव ला दिया, तो क्या होगा, अगर तुमने उसमें कोई चेंज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज को हम लोग नलीफाई कर सके, उस चेंज को खत्म कर सके। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। अगर मैं उसमें कोई चेंज ला रहा हूं तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मूव करके उस इक्विलिब्रियम को वापस रीअटेन कर सके, ठीक है। इसमें कोई रिएक्शन लेकर मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं। सपोज करो 3N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो -92 किलो जूल है। अब मैं आपको उसकी कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले, हाउ द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है। भाई अगर तुमने रिएक्टेंट में से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को, मैंने वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से सुनो, अगर तुमने रिएक्टेंट में से किसी भी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, इंक्रीज, ऊपर एरो का मतलब है बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया,
तो वो चाहेगा, ली चैटलर प्रिंसिपल चाहेगा, रिएक्शन चाहेगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन घट जाए, कम हो जाए, उसको काउंटर करेगा। तो रिएक्शन दो डायरेक्शन में जाता है, एक तो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, फॉरवर्ड जाने में क्या होता है, फॉरवर्ड जाने में क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट घट रहा है और रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। पर जब रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है तो रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि रिएक्शन पीछे जा रहा है। तो दो डायरेक्शन है रिएक्शन के जाने की। अब एक एक करते हैं। अगर मैंने मान लो रिएक्टेंट में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, मैंने N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया या H2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां रिएक्टेंट घट सके, कम हो सके। और ये कम कहां होगा, कम होगा फॉरवर्ड जाकर। तो अगर तुमने N2 या H2 किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ाएगा। और वहीं पर अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रिएक्शन चाहेगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम की जा सके। वो कैसे होगा, बैकवर्ड जाकर। इसके विपरीत अगर मान लो मैंने इनमें से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन क्या चाहेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। बढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी बैकवर्ड आकर, पीछे आकर। और वहीं पर अगर मैंने मान लो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को घटा दिया तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, आगे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वापस बढ़ेगी। ये तो रहा पहला पार्ट। दूसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे पहले मैं 3 केस बता दूं। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर है तो नो चेंज, प्रेशर पर कोई चेंज नहीं आता। प्रेशर के चेंज करने पर रिएक्शन पर कोई चेंज नहीं आता। दूसरा, इफ एनी स्पीशीज इज सॉलिड, अगर कोई सॉलिड है तो भी यहां पर नो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो बाकी आते हैं चेंज में, ठीक है। तो मैं आपको बड़ी सरल बात बता रहा हूं, इससे सरल आपने इस बात को कभी नहीं सुना होगा, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, मैं सिंपल बातें कर रहा हूं आज, प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का इनवर्स रिलेशन है, इस बात को समझ लीजिए। तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स लेस मोल्स, इनवर्स रिलेशन है प्रेशर और मोल्स का। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर प्रेशर का समझ में नहीं आया, एक और बार बताओ। तो मैं प्रेशर की ऐसी ट्रिक लाया हूं जिसके सामने सब फेल है। क्या है कि प्रेशर और मोल्स इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां मोल्स कम है, और अगर तुम प्रेशर को घटाओगे तो इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स ग्रेटर मोल्स। कितना आसान कर दिया मैं आपको बताऊं। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें ऊपर वाले रिएक्शन को, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहां कितने हैं, N2 1 है और H2 3 है, टोटल 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, मात्र 2। तो अगर इस रिएक्शन में तुमने प्रेशर को बढ़ा दिया, बढ़ाया, तो प्रेशर और मोल्स इनवर्स है। बढ़ाया तो वो कहां जाएगा, भागेगा प्रोडक्ट की तरफ, फॉरवर्ड। हाई प्रेशर कर दोगे वो फॉरवर्ड जाएगा, लो प्रेशर कर दोगे, प्रेशर लो तो मोल्स ज्यादा, ज्यादा कहां, रिएक्टेंट की तरफ, तो बैकवर्ड जाएगा। बहुत आसान बताया, ऐसे ट्रिक बता दी जिससे आप 1 सेकंड के अंदर ये खत्म कर दो चीज। फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस बात पे समझो मेरी बात को। अगर किसी रिएक्शन की इधर लिखा हुआ है डेल्टा H है -92, माइनस का मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और इधर लिखा हुआ है इसका मतलब
प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए एक्सो है, मतलब फॉरवर्ड जब जा रहे हैं तो एक्सो है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे जब जाएंगे तो वो क्या होगा, एंडो। अगर बस इतना देख लो, अगर मान लो डेल्टा एच दिया होता यहाँ पर +92, तो यहाँ पर आगे जाने वाली रिएक्शन प्लस हो गई, मतलब एंडो हो गई, और पीछे वाली उसकी उल्टी एक्सो। इतना आपको समझना है। बाकी मैं यहाँ पे जो ट्रिक बता रहा हूँ वो भी रामबाण ट्रिक है, एकदम आंखें खोलने वाली, एकदम मजा आ जाए आपको। कि अगर तुमने कहीं टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीज करना, टेम्परेचर बढ़ गया तो रिएक्शन चाहेगा टेम्परेचर कम हो। कम होता है एब्जॉर्ब कर, मतलब हमेशा अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन हमेशा एंडो की तरफ, एंडो टुवर्ड्स एंडो, जहां भी एंडो होगा वहां जाएगा, टुवर्ड्स एंडो। और अगर तुमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो टुवर्ड्स एक्सो जाएगी, एक्सोथर्मिक। चौथा, अगर हम पूछते हैं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को चेंज करता है, सो नो चेंज। और पांचवा, अगर मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ नोबल गैस की, तो यहां पर भी क्या आता है, नो चेंज। आप देखो कितनी बड़ी बात हम लोगों ने कितनी आसानी से निपटा। बेटा, टेम्परेचर के बेसिस पर रिएक्शन दो तरह की होती है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है। तो अगर मान लो सपोज कोई रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, A + B गिव्स C, इसका डेल्टा एच है +80, तो तुम समझ गए आगे जाने वाली रिएक्शन एंडो है, तो पीछे वाली रिएक्शन क्या होगी, एक्सो। तुम्हें कुछ नहीं देखना, आओ देखना ना ताओ देखना, तुम्हें दो चीज लर्न करनी है। क्या, कि अगर टेम्परेचर बढ़े तो रिएक्शन एंडो की तरफ जाएगी, लर्न कर लो, और अगर टेम्परेचर घटे तो रिएक्शन एक्सो की तरफ जाएगी। सर, अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, पेपर में आ गया टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे असर। आप तो याद करके गए थे सर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो की साइड जाएगा। सर एंडो साइड कहाँ है, यहाँ पर आगे, तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड। सर पेपर में आ गया टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, सर आप याद करके गए थे टेम्परेचर डिक्रीज है तो जाएगा एक्सो की तरफ। एक्सो कहाँ है, यहाँ पर बैकवर्ड, तो रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। समझ में आ गया बेटा जी, गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ वो तो है ही, वो तो बेटा मैंने पूरी हिस्ट्री समझा रखी है, समझो मेरी बात, वो तो पूरा डिस्क्रिप्शन है। आज अगर आपको एक वन शॉट करा रहा हूं तो वन शॉट में सारी चीजें एक जगह है, समझ रहे मेरे, इतना डिटेल में मैंने नहीं बताया, मैं मेन चीज करके आपको ट्रिक बताई है सबकी, ठीक है ना। वो करने पे अगर आप, वो पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो पूरा, ये मेन सार है एक पेज पे यार। वी चैटलियर प्रिंसिपल कैसे आ सकता है, देखो आप, पर आपको अगर ये पेज आता है, आप पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल का कोई क्वेश्चन दे दे आपको, आप कर लोगे, 2 मिनट लगेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, आपको कुछ करना ही नहीं है। प्रेशर तो एकदम बच्चों मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे ट्रिक बता दी, इसके आगे कुछ है ही नहीं, कि प्रेशर और मोल्स इनवर्स, प्रेशर बढ़ाओगे मोल्स कम है वहां जाएगा, प्रेशर कम करोगे मोल्स जहां ज्यादा है वहां जाएगा, बाकी कुछ। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहला पार्ट है थियरीज ऑफ एसिड बेस, एसिड बेसिस। देखो कितना, एक जैसे कहते हैं ना वन शॉट का क्या फायदा है, मैं कैसे बता रहा हूं, देखो एकदम मेन सार। आर्हीनियस कहता है एसिड वो होते हैं जो H+ लूज करते हैं, आर्हीनियस बोलता है बेस वो होते हैं जो OH- लूज करते हैं। ये पहली थियरी आ गई, आर्हीनियस थियरी खत्म हो गई।
1 सेकंड में खत्म। एग्जाम्पल HCl क्या देगा, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, तो ये एसिड हुआ। एग्जाम्पल NaOH क्या देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, तो OH माइनस दे रहा है तो ये बेस हुआ। H प्लस को कई बार हाइड्रोजन आयन या फिर ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो क्या होता है ना, ये H प्लस पानी के साथ रिएक्ट करके बना देता है H3O प्लस। तो कहीं पे भी H प्लस लिखा हो, H3O प्लस लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से OH माइनस का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, दूसरा मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं तीसरा बता देता हूं यहां पर, वो है लुईस एसिड बेस। लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, विच गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन गेन करता है नॉन मेटल। और अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन गेन करता है, लुईस एसिड। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेस जिनके पास होते हैं, एफिशिएंट जो होते हैं, ज्यादा होते हैं, which donates इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कौन होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं। लुईस बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तीसरे कौन होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस पेयर। ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको मेंशन किया। ये क्या कहते हैं, एसिड वो होते हैं जो H प्लस लूज करते हैं और बेस वो होते हैं जो H प्लस गेन करते हैं। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर एसिड है, मान लो एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, एसिड H प्लस देकर H प्लस दे देगा और H प्लस देने के बाद क्या बन जाएगा, H प्लस लेने वाला, तो वो कहलाएगा उसी का कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से कोई भी बेस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, H प्लस लेने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक ऐसी स्पीशीज जो H प्लस दे सके, मतलब उसका कॉन्जुगेट एसिड। एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं HCl, तो HCl में जब H2O डालूंगा तो HCl एसिड की तरह बिहेव करेगा और Cl माइनस, H प्लस दे दिया, तो इसका मतलब ये है एसिड। तो H प्लस देने के बाद अब ये Cl माइनस क्या बन गया, Cl माइनस बन गया जो H प्लस गेन कर सके। ऑब्वियसली जो H प्लस दिया है वो H प्लस गेन करेगा, इसका मतलब हर एसिड H प्लस देने के बाद बन जाएगा एक तरह का बेस, तो उसी का कहलाएगा कंजुगेट बेस, और इसे हम कहेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसे हम कहेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरह से जब ये H प्लस देगा तो H2O हमारे इस केस में H2O बोथ काम के करता है, एसिड भी और बेस की तरह भी। तो ये यहां पर किसकी तरह होगा, बेस की तरह काम करेगा, तो वो H ले लेगा, तो ये बन जाएगा H3O प्लस, तो वो उसका कहलाएगा कंजुगेट एसिड। तो इसे हम कहेंगे दूसरा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, कुछ दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे NH3 को H2O में डाला, तो अब ये H प्लस लेगा नहीं, H प्लस देगा, तो H प्लस देगा, सॉरी H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, मतलब अभी ये बेस है और H प्लस लेने के बाद क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। और अगर H2O ने H प्लस दे दिया तो उसमें क्या बचा, OH माइनस, मतलब जो एसिड था वो बन चुका है कंजुगेट बेस।
दोबारा समझिए, इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं किसी भी एक्स आइटम का आपको कंजुगेट एसिड निकालना है, इस बात को समझिएगा, सारी बातों की एक सार है। किसी का भी कंजुगेट एसिड निकालना है, कंजुगेट एसिड किसका निकलता है, मतलब वो बेस की तरह बिहेव करेगा। सर बेस कौन होता है, जो H प्लस ले, तो इसका मतलब क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे H प्लस। इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं किसी चीज का कंजुगेट बेस निकालना है, तो आप कहोगे सर उसी चीज का कंजुगेट बेस निकालना है, मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब वो एसिड की तरह काम कर रहा है, वो एसिड की तरह काम कर रहा है तो H प्लस देगा देगा, तो इसका मतलब लूज H प्लस। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मैं देना चाहता हूं HS माइनस का और NH3 का। पहले इसका कंजुगेट एसिड निकालेंगे। कंजुगेट एसिड मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह में ऐड H प्लस NH4 प्लस, ये याद करके जाना ऊपर वाला मंत्र। सर इसका कंजुगेट बेस बताओ क्या होगा, अरे इसमें से H प्लस हटा दो, तो इसमें से H प्लस हटा दो तो NH2 बचेगा ना, NH3 में से एक H चला गया तो NH2 बचेगा, और उसके ऊपर एक माइनस। जैसे H प्लस चला जाएगा एक माइनस आ जाएगा ना, इसी तरह से अगर मैं इसका कंजुगेट एसिड पूछूं, एसिड मतलब ऐड H प्लस, इसमें से H प्लस ऐड कर दो लाला जी, तो ये हो जाएगा HS था अब H2S हो जाएगा, और प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। और इसी का अगर मैं कंजुगेट बेस पूछूं तो ये रह जाएगा S, तो इसमें से H प्लस माइनस कर देना है, मतलब H गया भैया, तो जैसे प्लस गया एक और माइनस आ जाएगा, पहले एक माइनस ऑलरेडी था तो एक और माइनस आ जाएगा, अब 2 नेगेटिव। आई होप यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है। यस, इसके बाद हम लोग Ka, Kb, Kw, इनके मैं न्यूमेरिकल समेत आपको समझाना चाहता हूं। कॉमन आयन और बफर, ये वाले टॉपिक मैं आप लोगों को क्लास में करवाना चाहता हूं। तो आज ऑलमोस्ट 75% हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। हालांकि बड़ा चैप्टर था पर हमने बहुत सारी चीजें करी हैं, और मैं चाहता हूं प्लीज आप लोग इन बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह से ध्यान दें और आज ही पढ़ लें, और आज पढ़कर 75% चैप्टर को आप स्टोर कर दें, श्योर कर दें, ठीक है ना।